मूवी का स्टार्ट 1962 में एक बहुत बड़ी शिप से होता है, जहां एक ऐसा हादसा होता है जो आपको हैरान कर देगा। शिप पर पार्टी चल रही होती है और सब एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी अचानक हमें एक स्ट्रेंज सा हाथ देखने को मिलता है जो शिप के सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और जिसकी वजह से एक वायर निकलती है और डांस फ्लोर पर मौजूद सब लोगों को चीरती हुई जाती है। सब लोगों की बॉडीज दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, मगर एक छोटी बच्ची केटी छोटी हाइट होने की वजह से बच जाती है। ये हॉरिफाइंग सिनेरियो देखते हुए वो जोर से शाउट करती है। सीन्स प्रेजेंट पर शिफ्ट होते हैं जहां एक सैल्वेज क्रू एक शिप को रेस्क्यू करके शोर पर लाते हैं, जिसके बाद वो एक क्लब में बैठे अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ उन्हें जैक फेरीमैन एक वेदर सर्विस पायलट मिलता है। जैक उन्हें एक शिप एंटोनिया ग्रेजा का बताता है जो सदियों पहले गायब हो गई थी। साथ ही वो बताता है कि ये शिप गोल्ड से लोडेड थी और रूमर्स के मुताबिक ये बेरिंग सी में है। सैल्वेज क्रू शिप को रेस्क्यू करने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो नेक्स्ट डे जेक के साथ जाते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर उन्हें कोई शिप नहीं मिलती, जिस पर वो काफी हैरान होते हैं कि अचानक उसकी बोट एक बहुत ही जायंट शिप से टकराती है। लकीली किसी को कोई इंजरी नहीं होती। जैक और क्री के अलावा बाकी सब उस शिप की तरफ बढ़ते हैं। शिप के अंदर जाने पर उनके साथ अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। उन्हें एक साउंड सुनाई देती है और वो उसे फॉलो करते एक क्लॉक तक पहुंचते हैं, जिसका पेंडुलम आवाज कर रहा होता है। अचानक वो हिलना बंद कर देता है और जब मुंडर उसे टच करने लगता है तो क्लॉक में से आवाज आ जाती है और वो बहुत बुरी तरह डर जाता है। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो क्लॉक के साथ पड़ी टेबल पर स्क्रैबल खुद ही सेट होती है और उस पे वेलकम लिखा होता है, जो कि काफी वियर्ड और सस्पिशियस होता है। आगे बढ़ने पर अचानक मंडर के नीचे से फ्लोर टूट जाता है और वो गिरने ही लगता है कि उसे मॉरीन पकड़ लेती है। जब वो उसे ऊपर पुल करने की कोशिश कर रही होती है तो उसे सामने केटी नजर आती है। जब वो दोबारा देखती है तो केटी गायब होती है। खैर बाकी सब मिलकर उन दोनों को ऊपर पुल कर लेते हैं, मगर ये सब मॉरीन के लिए काफी शॉकिंग होता है। बोट को सर्च करते हुए डॉज को एक डिजिटल वॉच मिलती है। हैरानी की बात ये है कि 1962 में तो डिजिटल वॉचेस होती ही नहीं थी। मर्फी इस चीज को ये कंक्लूजन देके कवर कर देता है कि शायद उनसे पहले भी कोई इस शिप को कॉन्कर कर चुका है। शिप का मैनुअल लेके वो लोग वापस अपनी बोट पर चले जाते हैं। रात जब मॉरीन अकेली होती है तो जेक उसके पास जाता है, जहाँ मॉरीन बताती है कि उसने शिप पर एक बच्ची देखी थी। जेक इसे मॉरीन का हेलुसिनेशन बताते हुए उसे आराम करने का कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रू को पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल है और वो सिंक कर रही है। सब मिलके उसे 3 डेज में रिपेयर करके अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद वो फौरन काम पे लग जाते हैं। मॉरीन एक्सप्लोर करते हुए स्विमिंग पूल एरिया में जाती है, जहाँ स्विमिंग पूल के अंदर उसे बुलेट शेल्स देखने को मिलती हैं, जो उसे थोड़ा डिस्टर्ब कर देती हैं। वो वापस ऊपर की तरफ जा रही होती है कि उसको फिर से केटी नजर आती है और वो डर के नीचे गिर जाती है, जिससे उसका सर जोर से लगता है और ब्लीडिंग भी होती है। जब वो उठती है तो स्विमिंग पूल उसका ब्लड अब्सॉर्ब कर लेता है। उसे अपने सामने केटी की जगह जेक मिलता है, जो उसे वहाँ से निकाल के ले जाता है। उनके पीछे से हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल ब्लड से भर गया है और उसके अंदर डेड बॉडीज हैं, जो काफी स्केरी होता है। वहीं दूसरी तरफ मर्फी शिप के कैप्टन का रूम एक्सप्लोर कर रहा होता है, जब उसे वाइन का ग्लास नजर आता है। मर्फी सिप लेने के लिए ग्लास उठाता है तो सामने मिरर में उसे कैप्टन वाइन पीता नजर आता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और वाइन का ग्लास उसके हाथ से गिर जाता है। सीन्स वापस मॉरीन और जेक पे शिफ्ट होते हैं, जो लॉन्ड्री रूम से गुजरकर इंजन रूम का डोर ओपन करते हैं तो पानी की तेज लहर उनकी तरफ आती है, जिसके अंदर डेड बॉडीज भी होती हैं। दोनों बहुत डर जाते हैं। जब वापस आने के लिए उसी गेट की तरफ जाते हैं जिससे वो आए थे तो वो लॉक्ड होता है। फिर जो डोर उन्होंने खोला था वो उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। सीन्स क्लेयर पर शिफ्ट होते हैं, जिससे फ्रांसिस्का की आवाजें आ रही होती हैं। फ्रांसिस्का 1962 में शिप पर लाउंज सिंगर थी। जब ग्रीड आवाज फॉलो करते आगे बढ़ता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, मगर हमें फ्रांसिस्का देखने को मिलती है। जेक और मॉरीन बाकी क्रू को ढूंढ रहे होते हैं, जिस दौरान वो एक रूम में पहुंचते हैं और वहाँ उन्हें बहुत सा गोल्ड मिलता है। जब वो बाकी क्रू को इन्फॉर्म करने निकलते हैं तो उन्हें लॉन्ड्री रूम में से आवाजें आती हैं। मॉरीन
अंदर जाके डिस्कवर करने की कोशिश कर रही होती है कि व्हाइट शीप में से कुछ हिलता है और मॉरिन को फॉलो करने लगता है। वो डरती हुई बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसी के पार्टनर्स हैं। मॉरिन सारे क्रू को लेके गोल्ड के पास पहुंचती है जो कि बहुत ज्यादा होता है, जिसके बाद ये सब डिसाइड करते हैं कि इस शिप को यहीं छोड़ के बस गोल्ड लेके यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाएंगे। फिर वो सब गोल्ड को अपनी बोट में लोड करना शुरू हो जाते हैं। जब सैंटोस बोट स्टार्ट करने के लिए इंजन साफ कर रहा होता है तब खुद से ही सिलेंडर ऑन हो जाता है। ये सब केटी देख रही होती है और वो मॉरिन को वार्न करने की भी कोशिश करती है मगर कोई उसे आकर रोक देता है। फिर बोट स्टार्ट कर देता है जिससे ब्लास्ट होता है और सैंटोस जलकर मर जाता है और ये सब इसी शिप पर स्टक हो जाते हैं। मॉरिन को अब और कुछ नहीं बल्कि केटी वाली मिस्ट्री सॉल्व करनी है, जिसके लिए वो उसे ढूंढने लग जाती है और फाइनली उसे केटी का रूम मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉज और मंडर को किचन में खाना मिलता है जो पहले तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन कुछ ही टाइम में उन्हें रियलाइज होता है कि वो इंसेक्ट्स खा रहे हैं, जिससे वो बहुत डर जाते हैं और वॉमिट कर देते हैं। मॉरिन जब केटी का रूम एक्सप्लोर कर रही होती है तो उसे वहाँ केटी की बॉडी लटकी हुई नजर आती है जो कि अब स्केलेटन में बदल चुकी होती है। मॉरिन बहुत डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीड के साथ कुछ बहुत ही वियर्ड होता है। वो जिस रूम में होता है वहाँ अचानक सब चेंज होने लग जाता है और वापस 1962 में बदल जाता है जब वो शिप बिल्कुल ठीक थी और सब पार्टी कर रहे थे। ये सब देख के ग्रेयर को कुछ समझ नहीं आता और वो शॉक हो जाता है। सीन्स मर्फी पे शिफ्ट होते हैं जो कैप्टन के रूम में अफसरदा बैठा होता है कि अचानक उसके पास पड़ी वाइन की बोतल हिलने लगती है। मर्फी के सामने कैप्टन बैठा होता है जो उसे वाइन देता है। मॉरिन केटी की डेड बॉडी से नेकलेस उतार के देख रही होती है कि जब पीछे से केटी की रूह आ जाती है। जब मॉरिन नेकलेस उसके हाथ में देती है तो वो उसके हाथ के बीच से निकल जाता है, जिस पर मॉरिन के अंदर जो थोड़ी सी होप थी वो भी टूट जाती है। मॉरिन को यकीन हो जाता है कि केटी सच में एक गोस्ट है। सीन्स वापस मर्फी पे जाते हैं जहाँ कैप्टन उस पे बहुत शॉकिंग चीजें रिवील करता है। मर्फी को पता चलता है एक लॉरेलाई नामी शिप का जिसका गायब होना आज तक एक मिस्ट्री है। उस शिप को एंटोनियो गाजा ने रेस्क्यू किया था और वो सारा गोल्ड भी लॉरेलाई शिप का था। जिस दिन एंटोनियो गाजा ने लॉरेलाई को रेस्क्यू किया था उसके ठीक 2 दिन बाद एंटोनियो गाजा डिसअपीयर हो गई। कैप्टन मर्फी को एक पिक्चर दिखाता है जिसको देख के मर्फी का रंग उड़ जाता है। अब वो पिक्चर किसकी है ये हमें आगे पता चलेगा। केटी मॉरिन को बताती है कि वो और इस शिप पर मौजूद बाकी लोगों की सोल्स यहाँ हॉस्टेज हैं और जो ये सब कर रहा है जब तक वो अपना कोटा पूरा नहीं कर लेता कोई भी यहाँ से नहीं निकल सकता। इससे पहले कि केटी आगे कुछ बताती रूम की वॉल्स पे कुछ आना शुरू हो जाता है और केटी बहुत डर जाती है। वो मॉरिन को वार्न करती है कि जितनी जल्दी हो सके वो शिप छोड़कर चली जाए और वो अभी भी ऐसा कर सकती है। उतनी देर में केटी गायब हो जाती है और उन्हें बस उसकी स्क्रीमिंग सुनने को मिलती है। मर्फी जो कि अब सब जान चुका है मॉरिन को ढूंढ रहा होता है ताकि वो शिप से जल्द अज जल्द निकल सके, मगर उसे अपने सामने सैंटोस की जली हुई बॉडी नजर आती है जो उसे बहुत हॉन्ट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम ग्रीड को देखते हैं जिसे फ्रांसिस्का की रूह सेड्यूस करके अपने पीछे आने पर मजबूर करती है। जब वो ग्रीड को फुली अपने काबू में कर लेती है तो एक ऊंची जगह से नीचे फेंककर मार देती है। मॉरिन मर्फी को ढूंढते उसके पास पहुंचती है और मर्फी को मॉरिन भी सैंटोस ही लग रहा होता है, जिससे डर के वो मॉरिन पर हमला कर देता है। मर्फी मॉरिन को मारने की कोशिश करता है मगर मॉरिन उसके पाँव पर नाइफ मार देती है। अब मर्फी जब उस पे हमला कर रहा होता है तो जेक पीछे से आकर मर्फी को जख्मी कर देता है और मॉरिन को बचा लेता है। वो अब मर्फी को एक्वेरियम में बंद कर देता है क्योंकि वो फिर किसी पे हमला करके उसे जख्मी कर सकता है। चीजें इतनी सस्पिशियस हो जाती हैं कि जिसके बाद उन्हें बस इस बोट से निकलना होता है। मॉरिन बाकी सब के साथ शिप को फिक्स करने में लग जाती है। वो लोग शिप को रिपेयर कर देते हैं और मॉरिन ग्रेयर को ढूंढने निकलती है जहाँ उसे वापस केटी
केटी मिलती है जो उसे ग्रे की डेड बॉडी दिखाती है। केटी मॉरीन को अपने साथ पास्ट में ले जाती है जहाँ मॉरीन पे सब राज खोलती है। मॉरीन दिखाती है कि शेफ्स गोल्ड की खातिर लोगों के खानों में पॉइजन मिला के खिला देते हैं, फिर वो खुद भी मर जाते हैं। बाकी लोग फायर से कट होके मर जाते हैं और कुछ को शिप के वर्कर्स फायरिंग करके मार देते हैं और केटी को उसके रूम में लटका के मार देते हैं। ये सब किस लिए? ऑब्वियसली गोल्ड के लिए है। जब वो गोल्ड तक पहुंचते हैं तो फ्रांसिस्का एक वर्कर को मैनिपुलेट करके बाकी सबको मरवा देती है और एंड पे उस वर्कर को खुद मार देती है, जिसके बाद एंट्री होती है विलन की, जो फ्रांसिस्का को भी एक हुक से लटका के मार देता है। जब मॉरीन को उसका फेस नजर आता है तो वो शॉक में आ जाती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जेक होता है जो उन्हें इस शिप के पीछे लाया होता है। मगर वो ये सब कर क्यों रहा होता है? इस सब के फौरन बाद मॉरीन को मर्फी का ख्याल आता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो मर्फी पहले ही एक्वेरियम में पानी जमा होने की वजह से मर चुका होता है और उसके हाथ में जेक की पिक्चर होती है जो उसे कैप्टन ने दिखाई होती है। मॉरीन डॉज को जेक पे नजर रखने का कह के मंडर को ढूंढने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोई फोर्स मंडर को शिप की मशीन में खींचती है और वो भी पीसेस में बदल कर मर जाता है। पाइप्स में ब्लड आता है और ये देखकर मॉरीन को पता लग जाता है कि मंडर की भी डेथ हो गई है। सीन्स जेक और डॉज पे शिफ्ट होते हैं जहाँ जेक के प्रोवोक करने पर डॉज को गुस्सा आ जाता है और वो शॉटगन से उसे शूट कर देता है, जिसके बाद वो जेक को डेड समझ के वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मॉरीन शिप में बॉम्ब फिट कर देती है। डॉज उसके पास पहुँचता है और उसे वो ब्लास्ट करने से रोकता है, मगर मॉरीन अब कुछ सुनने के मूड में नहीं होती। कोई रास्ता नजर न आने पर अचानक डॉज फेस चेंज करता है और हम पे रिवील होता है कि वो जेक है। जेक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह एक सैल्वेजर हूँ, तुम बोट जमा करती हो और मैं सोल। यही मेरी जॉब है जो मुझे एक लाइफ टाइम सिन के बदले मिली है। अगर ये बोट डिस्ट्रॉय हो गई तो मेरी मैनेजमेंट खुश नहीं होगी, इसीलिए वो उसे शिप ब्लास्ट करने से रोक रहा होता है। मॉरीन के ना सुनने पर जेक उस पे हमला कर देता है। मॉरीन एरो पकड़ के जेक की लेग में मारती है और फिर वही एरो से बॉम्ब के रिमोट पे निशाना लगा के बोट से छलांग लगा देती है। सारी बोट ब्लास्ट होके डिस्ट्रॉय हो जाती है। मॉरीन को बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा होता, तभी केटी आकर उसकी मदद करती है और उसे बाहर का रास्ता दिखाती है। बाहर निकलकर मॉरीन देखती है कि सब सोल्स फ्री हो गई हैं और अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए जा रही हैं। मॉरीन एक बॉक्स की मदद से फ्लोट करती रहती है और कुछ आगे जाने पर एक रेस्क्यू टीम उसे बचा लेती है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि मॉरीन को एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं तो वो देखती है कि जेक जिंदा है और वो गोल्ड को एक और शिप में शिफ्ट कर रहा है, जिसके बाद मॉरीन डरी हुई हालत में जोर से शाउट करती है और मूवी एंड हो जाती है।